कैमरा ऑन कर लो सब लोग। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। हो गया? ठीक है। लास्ट क्लास में तुम लोगों ने ऑनलाइन भी क्लास नहीं किया था क्या? नहीं किया था, ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं एक बार बता देती हूँ, ऐसे मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करते। केसेस क्या होता है? केस इज जस्ट स्टोरी, ठीक है ना? एक सेकेंड। केस जो है वो बस एक स्टोरी की तरह होता है। जैसे कि कोई भी किसी भी कंपनी का कोमल, चंदन कुमार, रिद्धिमा, साक्षी, सबको बोलना पड़ेगा क्या कि कैमरा ऑन रखिए? अभी नहीं पढ़ना है तो यू कैन लीव दिस क्लास। एक दो क्लास नहीं भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आप 1 तारीख से क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जब ऑफलाइन होगा तब। एक आध क्लास छूट जाने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है भी और नहीं भी है, ऐसे मत रहिए। या तो रहिए या फिर नहीं रहिए, ठीक है? केस स्टडी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कुछ बच्चे उससे नहीं थे जो आप अभी हैं फिजिकली प्रेजेंट क्लास में, तो मैं एक बार इसीलिए उनके लिए एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि क्या है केस स्टडी। इज जस्ट लाइक सिचुएशन, ठीक है ना? कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करिएगा। केस सिचुएशन, स्पेशल काइंड ऑफ सिचुएशन। चार्जर लाना पड़ेगा। किसी शिल्पी मैम को बोलना है, रुको खुद लेकर आओ। जस्ट ठीक है। तो रूटीन काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं बल्कि स्पेसिफिक, ठीक है ना? कोई स्पेशल जो हमेशा नहीं होता है, उस तरह के केसेस आ जाते हैं आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल वो स्टोरी की तरह। अगर तुम सुनोगे तो बहुत सारे केसेस स्टोरी की तरह है, जो मैं आपको इस केस में बताऊंगी भी इस क्लास में। मतलब जब हम लोग शुरू करेंगे। क्या हो गया? सबका फिर से कैमरा ऑफ हो गया। सबको मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, राइट? अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी। जिनका ऑन रहेगा 2 मिनट दीजिए, ठीक है ना? ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुका है, फिर भी 2 मिनट, ठीक है? मैं क्या बोल रही थी, इट्स लाइक स्टोरी, ठीक है ना? जैसे आपको मैं बताऊंगी बहुत सारे केसेस जो होंगे ओपन एंडेड होंगे। ओपन एंडेड केस में कोई क्वेश्चन नहीं रहता लास्ट में, ठीक है ना? वो एक सिचुएशन है, आपको बता दिया, आप उसका सोल्यूशन बताइए क्या हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी के रूप में वो केस बताऊंगी। वो कहानी नहीं, वो केस है, ठीक है ना? वो हुआ है किसी जगह पे और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ हो सकता है। हाउ विल यू हैंडल? जिस तरह उसने हैंडल किया, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने जो किया वो उल्टा पड़ गया उसमें, तो तब तो तुम उसको नहीं करोगे, तब तो तुम कोई नया तरीका तैयार करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है ऑलरेडी कि ये बहुत डिजास्टर हुआ था इस आउटकम से, ठीक है ना? इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो कोई जानबूझ करके उसी सिचुएशन को तो रिपीट नहीं करेगा। जो प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुआ तो वो आपके अपने यहाँ नहीं क्रिएट करेंगे। तो आपके पास कुछ सिचुएशन सेम आ सकता है लेकिन सॉल्यूशन आपका डिफरेंट हो सकता है। आपके एचआरएम की मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ, प्लीज स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम, ठीक है?
ये मैं, अच्छा क्या ये क्या पूरा हमारा केस स्टडी फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि एड ऑन है। एड ऑन मतलब आपके हिसाब से एड ऑन मतलब स्टूपिडिटी, है ना? ये क्लास करना स्टूपिड लोगों का काम है जो एड ऑन क्लासेस करते हैं। तो क्या पूरे क्लास जब तक मैं आप लोगों को केस स्टडी करवा रही हूँ मुझे यही झेलना पड़ेगा? दिस बिकम नो टॉर्चर। मैम, नो नो मैम, मैम, you ऐसा are नहीं हो सकता। you are saying all this behind the camera, right? नो मैम, सामने I आना। cannot deal with this, ठीक है ना? मैं आपके प्रॉब्लम्स ले सकती हूँ, अगर आप कोई केस देंगे तो मैं उसका सोल्यूशन बता सकती हूँ, या फिर हम लोग अलग अलग तरह से क्रिएटिवली इसको कर सकते हैं। बहुत इनोवेटिव तरीका है किसी भी केसेस को पढ़ने का या पढ़ाने का। लेकिन इस तरह से म्यूट होकर के, रूड होकर के अगर आप क्लास करेंगे तो फिर क्लास करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल उस, आपको मालूम है कि सोनी मैम उस चीज में बिलीफ नहीं करती जो जबरदस्ती करना पड़े, राइट? इवन इफ पढ़ाना ही क्यों ना हो वो, अगर मुझे आपको डांट फटकार के फियर से नंबर काट लूंगी या फलाना चुलाना ये सब करके अगर पढ़ाना हो तो इससे अच्छा कि मत पढ़ो, राइट? हम कुछ और देख लेंगे। जो ये करने के लिए तैयार होंगे, जो बच्चे एड ऑन क्लास करने के लिए रेडी होंगे उनको पढ़ा देंगे, ठीक है ना? मैं अपने पसंद से कोई दूसरा क्लास चुन लूंगी जो कोऑपरेटिव हो, जिसको मजा आए करने में। आई एम टेलिंग यू ए स्टोरी, सिंस मैं इस बार आपको HRM में पढ़ाई हूँ, कोई और मैम पढ़ा रही है तो मैं आपको ये स्टोरी बता भी सकती हूँ कि क्या है उसमें। देखो, एक सिंपल सी स्टोरी है और ये एक केस भी हो सकता है। कैसे उन्होंने, बजाज का नाम तुम लोगों ने सबने सुना है, ठीक है ना? अब मैं छोड़ती हूँ वो पॉइंट, जो डिफरेंट है वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी कि क्या पॉइंट है, कैसे आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ। क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में एक जगह है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है जिसको हम बोलते हैं पिंपरी चिंचवड, ठीक है ना? पुणे में है ये जगह। पिंपरी चिंचवड एक कॉर्पोरेशन एरिया है जिसमें बजाज का फैक्ट्री यूनिट था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी उनके बजाज कंपनी की जो भी टू व्हीलर है या बाकी जो उनके ऑटोमोबाइल्स के हैं, वो वहां पे मैन्युफैक्चर होता था। जिस टाइम में मैन्युफैक्चर होता था उस टाइम में वहां पे ऑक्ट्राई टैक्स, जो अब नहीं है, ठीक है ना? ऑक्ट्राई टैक्सेस प्रत्यय अभी नहीं मैम बोला था, और अभी एक कैमरा ऑफ हो गया। मैम ऑन है मैम। अभिनव, मम्मी से फिर मिलना पड़ेगा। ऑन है मैम, बस थोड़ा सा। ठीक है। धीरज, रोल नंबर 11, धीरज, आर यू एब्सेंट? ठीक है, मार्क हिम एब्सेंट। रोल नंबर 11 एब्सेंट मार्क कर दो उसको, जस्ट राइट डाउन, मैं बाद में पूछूंगी तो बता देना। रोल नंबर 18 एब्सेंट मार्क कर दो। रोल नंबर 20 एब्सेंट मार्क कर दो। रोल नंबर 55 एब्सेंट मार्क कर दो। रोल नंबर 83 एब्सेंट मार्क कर दो। रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, एक ने तो अभी तक ऑडियो से ज्वाइन नहीं किया, उसको क्या एब्सेंट मार्क करे? चलो मैम मेरा तो ऑन है। हाँ, अभी किया होगा आपने, राइट? ठीक है। हाँ, ऐसे ही सुनो, अब जितने रोल नंबर मैंने बताया ना, दे विल रिमेन एब्सेंट, ठीक है? और अभी बीच में कोई और भी नाम लूंगी तो उसको भी लिख लेना, ठीक है? तो मैं बता रही थी कि उस एरिया में बजाज का प्रोडक्शन यूनिट था। ऑक्ट्राई टैक्सेस जो अब नहीं लगते हैं, ऑक्ट्राई टैक्सेस क्या, किस चीज पे लगता था? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक एरिया से दूसरे एरिया में जब सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उस पर ऑक्ट्राई टैक्सेस लगते थे। उस जहां पे उनका प्रोडक्शन यूनिट था वहां पे अचानक से ऑक्ट्राई टैक्सेस उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बढ़ा दिया था, 1000 रुपीज पर व्हीकल पर ईयर कर दिया था। अब देखो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे हमेशा रॉ मटेरियल आता जाता रहेगा। 1000 रुपीज पर यूनिट एकदम से उनको जो था उसका डबल से भी ज्यादा ऑक्ट्राई टैक्सेस बढ़ा दिया गया था, जो उनके ऑपरेशंस को उस जगह पे नॉन वायबल, मतलब कि आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप उसको इस तरह से नहीं चला सकते, वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देता है, राइट? तो उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, ठीक है? बहुत लंबे समय से वहां चल रहा था। और वहां पे देखो, जब कहीं फैक्ट्री या यूनिट होते हैं ना तो उसके आसपास में आपको लेबर का क्लस्टर मिल जाएगा, ठीक है ना? उनका एक मोहल्ला सा बस जाता है, क्योंकि वो दूर से नहीं आना जाना चाहते। तो आसपास में कहीं कोई, जैसे तुम नोएडा में चले जाओ तो नोएडा में एक जीबी नगर है, ठीक है ना? मुझे उसका ठीक से भी फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है,
गौतम बुद्ध नगर, देखो वो भी याद आ गया। मैं जितने लेबर्स, मेरे यहाँ सर्विस सेक्टर था वहां पे, तो जितने लेबर्स आते थे सबके एड्रेस पे मैं जीवी नगर देखती थी, तो मैं समझ गई कि ये एरिया है इनका बसाया एरिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये रहते हैं और यहाँ से ये काम करने जाते हैं। ये ऐसे हर क्षेत्र में होता है, लेबर्स का अपना एक सर्कल हो जाता है, वो वहां पे अपना एक जो भी खाली जगह होता है, ऑक्युपाइड स्पेस होता है, उसमें अपना सेटअप बना लेते हैं, ठीक है ना, स्लम एरिया बसा लेते हैं। तो वैसे ही वहां पे था, जो लोग उस जगह पे काम करते थे, वहां से जाते आते थे आसपास में, उसको बोलते हैं आकुड़ी, ठीक है ना। वो एक्चुअली पिंपरी चिंचवड के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता था, और आकुड़ी उस जगह का नाम है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो पुणे का। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, सिंस सॉफ्टवेयर टैक्सेस इतने बढ़ गए, हमारा ऑपरेशन सब नॉन वायबल हो रहा है। तो उन लोगों ने उसको शिफ्ट करके चाकन, एक दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया पुणे में, ठीक है ना, चाकन, तो उन लोगों ने वहां पे शिफ्ट करने का फैसला लिया। तो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, तो यहाँ से उन्होंने ऑपरेशंस को धीरे धीरे करके बंद कर दिया। अभी तो सिर्फ आलोक दिख रहा है मुझे, और कोई दिख नहीं रहा प्रत्यय, बाकी कोई आएंगे तो मैं अभी स्क्रीन पे ही हूँ, मैं उसको इन उसी कर का लूंगी। मैसेज आया था मैम, आलोक रोल ओके, नंबर 67। ठीक है, मैं उसको इन कर लूंगी। तो मैं क्या बता रही थी अभी, हाँ, तो वो चाकन एरिया में उन लोगों ने अपने प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे ऑक्ट्रा टैक्स इतना नहीं था, बहुत कम था, नॉमिनल था, राइट। अब वहां के जो लेबर्स थे उनको मालूम हो गया कि अगर ये इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, या तो खतरे में आ जाएगा, या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे स्विच करना पड़ेगा, उस जगह के आसपास मूव ऑन करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि और भी घर के लोग होते हैं जो किसी किसी काम में आसपास में जुड़े हुए होते हैं। तो वो चाह रहे थे कि यहाँ पे ये फंक्शनल हो जाए फिर से, राइट। तो उन्होंने क्या किया था कि अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। राजीव बजाज उस समय वहां के एमडी थे, ठीक है, उन्होंने वहां पे अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया। किया क्या उन्होंने कि लोगों को मना नहीं किया, 5 days a week था, ठीक है ना, एक हफ्ते में 5 दिन वहां काम होता था, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, 5 days a week था, वो 5 दिन फैक्ट्री का जो दरवाजा था वो खुला रहता था। लेबर्स आते थे, शिफ्ट वाइज आते थे, ठीक है ना, डे शिफ्ट के, नाइट शिफ्ट के लेबर्स आते थे, और कुछ काम नहीं था वहां पे, तो क्या करते थे, कैरम खेलते थे, ताश खेलते थे, टाइम पास करते थे, जो भी करना होता था करते थे, फिर शिफ्ट का टाइम खत्म हुआ, घर चले जाते थे। ऐसे 1 आध महीने तक होता रहा। देन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर, अब बाद में ट्रेड यूनियन पढ़िएगा, तो ट्रेड यूनियन का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने पॉलिटिकल, वहां पे शरद पवार, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र के बहुत कहते हैं कि मराठी बहुत इमर्जिंग लीडर्स के रूप में वहां पे उन्होंने काम किया। तो वो चूंकि शरद पवार का वो एरिया था, तो उन्होंने इस बातचीत को बढ़ाया लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, और उनसे रिक्वेस्ट की राजीव बजाज से कि आप ऐसा करिए कि लोगों का रोजी रोटी वो खत्म हो जाएगा, तो आप इनको काम करना अलाउ कर दीजिए, आप अपने यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। वो बोले हम प्रोडक्शन नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि हमारा कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत अधिक हो रहा है, जो जिससे हम बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे। तो बहुत 7 राउंड मीटिंग के बाद जिस स्टैंड पर वो पहले थे, उसमें जरा सा स्टैंड उन्होंने चेंज किया। मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको बात बताऊंगी, ये सिचुएशन है कि उस जगह पे ये हुआ है, राइट। क्या हुआ, तो उन्होंने 7 राउंड मीटिंग की, तो राजीव बजाज एक बात पे एग्री किया कि मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑपरेशंस नहीं स्टार्ट करूंगा, राइट, यहाँ मेरा ऑपरेशंस बंद रहेगा। अब तक जो आप लोग आते थे, बैठते थे और चले जाते थे, और आपको बिना कुछ के सैलरी मिलता था, that I will continue to give you even if you are not coming to the premises of factory, right? आप अपने घर में बैठे रहिएगा, तो भी मैं आपको रिटायरमेंट तक का जो भी पैसा बनता है वो मैं आपके हर महीने आपके अकाउंट में डालता जाऊंगा। समझ में आ रहा है? Without asking for nothing, I will keep paying you till your retirement time. समझ में आया? आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, जो आप यहाँ, क्योंकि हम नहीं स्टार्ट कर सकते। उन्होंने ब्लेम किया वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने ऑक्ट्रा टैक्सेस इतने हेवी कर दिए कि हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे वायबल नहीं रह गया है, तो हम मूव तो करेंगे ही करेंगे, एंड ऑलरेडी हम मूव कर चुके हैं। लेकिन जो लोग यहाँ वहां नहीं मूव कर सकते हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ का बेनिफिट मिलता रहे, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको पे करते रहेंगे, उनकी पूरी महीने की सैलरी जाती रहेगी। जो वो यहाँ आके लेके जाते थे वो भी आने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे बैठे बैठे भी देने के लिए तैयार है। बट वी आर नॉट इन एनी सिचुएशन, वी कैन नॉट स्टार्ट आवर प्रोडक्शन यूनिट अगेन एट दिस प्लेस, राइट? ठीक है,
प्रॉब्लम क्या होता है जब आप किसी को निकालते हैं, मैं अभी बता रही तो तुम लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन कि आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज लेबर लॉ में, लेबर कोर्ट में कोई भी लेबर कंप्लेन कर देगा तो क्या होता है कि केस हो जाता है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि आउट ऑफ 100 90% चांस है कि लेबर ही जीतेगा, लेकिन यहाँ पे लेबर के लिए केसेस ही नहीं बन रहा है। वो क्या केस करेगा? वो क्या केस करेगा कि मुझे बैठे बैठाए सैलरी मिल रही है? नहीं कर सकता ना। वो क्या केस करेगा कि हम जाते हैं, हमारे लिए फैक्ट्री का यूनिट खुला रहता है, हम जाते हैं, बैठते हैं और पूरा दिन बिता के घर चले आते हैं और हमें सैलरी मिल रही है, उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। मतलब राजीव बजाज ने अपने एक स्टैंड से, ठीक है ना, कि इफ यू विश यू कैन कीप कमिंग, इफ यू डोंट विश डोंट कम, आई विल कीप पेइंग यू। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे लेबर कंप्लेंट्स या केसेस के जितने सिचुएशन बनते, उस सारे सिचुएशन को क्या किया, खत्म कर दिया। ना तो पॉलिटिकल लीडर्स के पास आग जलाने के लिए या उसको हवा देने के लिए कोई मुद्दा रहा, ना ट्रेड यूनियन लेबर्स के पास कोई मुद्दा रहा, राइट। ठीक है, उल्टा एम्प्लॉयज को ये लगता था कि हम किस चीज के लिए सैलरी दे रहे हैं इनसे, जो हम कर ही नहीं रहे हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते इवन इफ आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि आपको काम भी तो चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कभी इस पड़ोसी से कभी उस पड़ोसी से तुम लड़ने लगोगे, कभी फैमिली मेंबर से। जब पड़ोसी तंग हो जाएंगे तो फैमिली मेंबर के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप बेल्ले हो गए, खाली हो गए, राइट। तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अनप्रोडक्टिव काम में अपने आप को बिजी करेंगे, राइट। अब ये एक सिचुएशन है, राइट। इसमें थोड़ा सा फिनेंशियल उनके पास चूंकि था ये कैपिटल कि वो इसको बेयर कर सकते थे, इस कॉस्ट को वो बेयर कर सकते थे, तो उन्होंने कोई भी लेबर कंप्लेंट का मौका ही नहीं दिया, राइट। ये भी एक सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन और भी कंपनीज में तो हो सकती है ना, जहां पे आप कोऑपरेशंस बंद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस सिचुएशन में होते हैं और सपोज करें कि आपका बजाज के इतना बड़ा बहुत बड़ा कंपनी नहीं होता और आप ये इस तरह से 2700 वर्कर्स को पे कर रहे थे, 2700 2700 वर्कर्स विल गेटिंग पेड फॉर डूइंग नथिंग, राइट। तो आप इतने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, ये हर कंपनी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे इतना ज्यादा बोझ नहीं डाल सकता है। सो उन्होंने इस चीज को ऐसे हैंडल किया और कोई केसेस नहीं हुआ। धीरे धीरे एम्प्लॉयज खुद अलग अलग जगह जाते चले गए और उनका काम होता चला गया, राइट, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी रिवोल्ट के। इस पे बहुत बड़ा लेबर इशू हो सकता था। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अ केस ऑफ मारुति सुजुकी, राइट, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का बहुत बड़ा केस है, ठीक है, बट हम किसी क्लास में चर्चा करेंगे। तो अब ये एक केस है, सपोज करो मैं तुमको बजाज कंपनी ना तो कोई बोलूं एबीसी एक कंपनी जिसमें ये सिचुएशन हो गया, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विल बी योर कॉल, विल बी योर टेक, राइट। ये मेरा टेक नहीं हो सकता है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जब हम केस स्टडी को स्ट्रक्चर्ड वे में से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, we'll write down the summary of the case, यानी जो भी जितना भी बड़ा, देखो केस 4 पन्ने से लेकर के 40 पन्ने तक का हो सकता है, केस 4 लाइन का भी हो सकता है। आई विल गिव यू दोज केसेस, ठीक है ना। मैं आपको 4 लाइन के केस भी दूंगी, आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है। 4 से 5 सेंटेंसेस में केस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सॉल्व आंसर देना पड़ेगा 10-10 लाइन में, 5-5 लाइन में, यानी केस से बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग उस केस को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समरी ऑफ द केस। बताया था मैंने कोमल उस क्लास में, यस मैम। समरी ऑफ द केस में क्या बताया था मैंने, मैम कोई भी केस को शॉर्ट आउट करने के लिए समरी लिखेंगे उसका पहले। समरी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैम सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस। तो या तो यू राइट डाउन द समरी ऑफ द केस और सिचुएशन एनालिसिस। जो होना चाहिए, जो एक मेन पॉइंट शायद अभी तुम बोलना भूल गई होगी, जो मैंने पूछने का मेरा मकसद था वो ये कि वो समरी ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ द केस। उस केस में जितने भी वर्ड्स हैं, 500 है तो उसका 1/3, 250 है तो उसका 1/3, ठीक है ना, होना चाहिए। अब ये बोलोगे यहीं पे काम बढ़ गया मैम, कैसे मैं वर्ड्स गिनूंगा और उसका 1/3 करूंगा। डोंट काउंट, इवन इफ द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स। आप एक अंदाजे से कि एक लाइन में अगर 5 वर्ड है और 10 लाइन 20 लाइन का ये, तो इतना वर्ड इसमें रफली होगा, ठीक है ना, रफली होता है ये, ठीक है, प्लस माइनस 5-10 वर्ड चलता है। उसका 1/3 आप क्या करेंगे, समरी या सिचुएशन एनालिसिस में लिखेंगे,
क्लियर है? सिचुएशन एनालिसिस के बाद दूसरा स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, राइट? जो कहानी मैंने आपको बताई उसका सिचुएशन एनालिसिस करेंगे आप। तो जो कहानी मैंने आपको बताई उस कहानी को ब्रीफ करके, बहुत छोटा करके, लेबर इशू से रिलेटेड है, ऑक्ट्रा टैक्सेस की वजह से शिफ्ट हो रहा है कंपनी, एंड द कंपनी इज कैपेबल ऑफ पेइंग देम व्हाटएवर सैलरी और वेजेस विदाउट इवन आस्किंग फॉर एनी हेल्प और एनी टास्क। ये वहां का केस है, एंड दे आर सिचुएटिंग एंड द लेबर्स आर विद द फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब trying to persuade management to restart the same factory। हो गया, इतनी कहानी को आप 4 लाइन में खत्म कर देंगे, हो गया समरी ऑफ द केस। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाउ विल यू आइडेंटिफाई, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। एक सोल्यूशन इसका और हो सकता है, अगर शरद पवार को इतनी चिंता है एम्प्लॉइज की, तो वो अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट करे कि ऑक्ट्रा टैक्स वापस से पहले जैसा कर दो, राइट? या फिर थोड़ा ही कम बढ़ाओ, इतना ज्यादा मत बढ़ाओ कि 1000 रुपीज पर ईयर उनको पे करना पड़े। अब मैं बता रही हूँ टैक्सेस नाउ नो मोर इन एग्जिस्टेंस, ये सब एक्सटिंक्ट टैक्स है, अब नहीं चलता। 2008-9 का मैं केस बता रही हूँ आपको, ठीक है ना? ये केसेस, ये टैक्सेस अब नहीं है, कहीं पे नहीं, कहीं पे नहीं करना पड़ता, ये सब हटा लिया गया है, राइट? तो आप ये भी कर सकते थे, लेकिन यू कीप ऑन टॉकिंग विदाउट गिविंग एनी सॉल्यूशंस, राइट? तो आप प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सिंस octroi taxes has been increased enormously, so it has a negative impact, adverse impact on the costs of the operation or production unit, that's why they are shifting to some other municipal area, right? जो कि चाकन एरिया है। तो आप सिंपल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस केस में। कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, कोई मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये शिफ्ट नहीं हो रहा, सिंपली ऑक्ट्रा टैक्सेस बढ़ने की वजह से ये चेंज हो रहा है। सिंपल है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद मैंने क्या बताया था कोमल? थर्ड स्टेप फैक्ट्स, जिसका आपने बोला था कि वो उसको फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट्स होता है थर्ड पॉइंट। अब फैक्ट्स पर क्या मतलब हो गया? जो नंबर्स है, ठीक है ना? जैसे मैंने अभी बोला 2700 एम्प्लॉयज आर गेटिंग पेड फॉर नथिंग, राइट? जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स आप देख, कितना एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दिस कौन सा डेट को होता है 1 सितंबर, राइट? जिस डेट को ये सिचुएशन हुआ था। मीटिंग्स कितने राउंड हुए? 7 राउंड्स ऑफ मीटिंग। इतना पैसा उसको जा रहा था। अगर वो ऑक्ट्रा टैक्सेस दे करके जाता तो वो एक कैलकुलेशन, जो अमाउंट उसमें मेंशन है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके केस में दिया होगा, जितना केस में दिया होगा वही। अगर कहीं कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, बहुत सारे केसेस आएंगे जहाँ पे कोई फिगर्स नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे नहीं मेंशन करिए, रहने दीजिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे आप? SWOT एनालिसिस मैंने बताया होगा, राइट? SWOT assumption बताएं क्या? assumptions, करेक्ट। Assumption। assumptions मतलब कि कौन कौन से प्रिंसिपल या थियरीज वहां पे एप्लीकेबल हैं, यानी कि केस को सॉल्व करने में आपको कौन से प्रिंसिपल, HR के प्रिंसिपल, फाइनेंस के प्रिंसिपल, प्रोडक्शन के प्रिंसिपल, OB के प्रिंसिपल, जो थियरीज या प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे फाइनेंस का प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है ना? तो आप उसको यहाँ पे लगा, सिंस टैक्सेस ये फलाना फलाना, या प्रत्यय बोलो। मैम एजम्पशन में आप बताए थे कि जितना ये सब केस हो गया, इसके बाद आपको क्या लगता है, आप अपने व्यू को हाँ, मैं बता रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ। अभी पूरी बात को खत्म कर दो। एजम्पशंस मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जो पढ़ा है, HR, OB, PPM या फिर मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन, जो भी आपने पढ़ा है, उसके कौन से प्रिंसिपल या थियरीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है? और आपको क्या लगता है, सर्टेन थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ चीजें केसेस में नहीं भी होती, जो आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम करना मतलब मानना, ठीक है ना? मान लेते हैं कि ये चीज हुआ होगा, इसके अलावा ये assumptions आप रख सकते हैं, ठीक है ना? You can write down your assumptions on the basis of principles and theories which is applicable in the case, and you can make your own assumptions जो नहीं दिया हुआ केस में, लेकिन आपको लगता है कि ये भी हो सकता है या ये भी हुआ होगा, whatever। समझ में आया प्रत्यय? अब कंप्लीट हुआ? यस मैम, हो गया। ठीक है। assumptions के बाद नेक्स्ट है SWOT एनालिसिस। SWOT आपको पता है क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। उस दिन अभिनव ने शायद कुछ क्वेश्चन पूछा था इसी पॉइंट पे, ठीक है? मैंने बताया होगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। यस, देखो मुझे याद रहता है क्योंकि मैं तुम लोगों के आवाज से नाम जानती हूँ। इवन तुम कैमरा ऑफ करके बोलोगे तो आई नो कि किसने बोला, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों के, सब सारे बच्चों के नहीं, लेकिन जो पार्टिसिपेटिव रहे हैं क्लास में, जो बातचीत करते रहे,
उन बच्चों का मैं आवाज पहचानती हूँ, ठीक है ना। तो उस दिन उसने पूछा था SWOT को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दोनों अच्छी बात है। दोनों क्या होता है, स्ट्रेंथ आपके अंदर होता है, यानी तुम में स्ट्रेंथ है सुनने का, ठीक है ना, तुम अच्छे लिसनर हो, ये तुम्हारा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अच्छा लिसनर होना भी प्रत्यय से पूछो कितना जरूरी है, राइट, बिकॉज ही इज नॉट अ गुड लिसनर, ओके, ही इज अ गुड स्पीकर। लेकिन गुड स्पीकर बनने के लिए गुड लिसनर होना चाहिए, तो लिसनिंग आर्ट है, ठीक है ना। आपका स्ट्रेंथ हो सकता है आपका लिसनिंग पावर, क्योंकि आप में बहुत अटेंटिवली आप सुनने की क्षमता है, राइट। तो वो कहाँ से आई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर से आया ना वो। स्ट्रेंथ हमेशा इंटरनल होता है, राइट। स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, में नहीं है, राइट, एंड थ्रेट्स भी आपके बस में नहीं है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होता है हमारे अंदर या कंपनी के अंदर। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं, कुछ वीक पॉइंट हो सकते हैं। वीक पॉइंट पे आप काम करके उसको मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड स्ट्रेंथ को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होता है, आपसे बाहरी फोर्सेस, बाहरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। तो आपको उस हिसाब से वर्कआउट करना पड़ता है अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। अब तुमने कहा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है या क्या वीकनेस है, जरूरी नहीं है हर केस में आपको स्वॉट एनालिसिस करना ही, ठीक है। मैं अब यही चीज बताने वाली थी कि जब पूरे मैं आपको बता दूंगी दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं एक गाइडलाइन, जिसको तुम्हारे हाथ में मोबाइल है क्या, मैं ले लूं क्या अभी, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि जब हम कोई केस सॉल्व कर तो जो मैं अभी आपको लिखा रही हूँ 5 या 8 पॉइंट लिखाऊंगी, ये क्या होंगे, ये एक तरह से आपके लिए गाइडलाइंस है। इस तरीके से आप उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट के सारे स्टेप्स आप फॉलो करें ही, ठीक है ना। इसमें से बहुत कुछ स्किप किया जा सकता है, बहुत कुछ रखा जा सकता है, लेकिन समरी एंड प्रॉब्लम मस्ट, राइट, कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन मस्ट, राइट में जो आप सॉल्यूशन दीजिएगा वो जरूरी है। बीच में बहुत सारे हैं, कहीं पे आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ सकता है, कहीं पे नहीं करना पड़ सकता है। अगर वो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड यानी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वो क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड मतलब बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जरूरी नहीं कि वो करना ही पड़े, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। अब आपको केसेस पे डिपेंड करेगा कि आप वहां पे सॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस के बाद अगर यहीं तक है यानी ओपन एंडेड है, तो यहीं तक आपका काम है, यहाँ तक करके खत्म, ठीक है ना। लेकिन अगर वो क्लोज एंडेड है तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यही है ना। यानी कि इस केस का आपने क्या किया, अभी तक समरी लिख लिया, समरी के बाद आपने क्या किया, तो आप समरी के बाद अजम्पशन नहीं, समरी का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिटी के बाद फैक्ट्स कर लिया, फिर अजम्पशंस कर लिए, फिर सॉर्ट कर लिया। अब अगर ये क्लोज एंडेड है यानी लास्ट में क्वेश्चन आंसर है इस केस के नीचे, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस के लिए, सारे क्वेश्चंस के लिए आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चंस के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता था और क्या क्या उपाय हो सकता था जिससे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी आपने ऑल्टरनेटिव दिए हैं, ऑल्टरनेटिव मतलब सुझाव, ऑप्शंस आपने दिए हैं, उसमें से कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स को आप इवैल्यूएट करिए और देखिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, एंड लास्ट में आप रिकमेंड करिएगा फाइनली बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसके नीचे लॉजिक लिखिएगा कि आपने इसको बेस्ट सॉल्यूशन क्यों माना। समझ में आया। ऐसे ही केसेस होते हैं और ऐसे ही केसेस को सॉल्व किया जाता है। मैंने कहा 2 तरह के केसेस, ओपन एंड क्लोज, दोनों में, एक में 5 जो स्टेप्स लिखाया वहीं तक आएगा और एक में पूरा स्टेप्स आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है केस में कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने, दिस इज जस्ट ए गाइडलाइंस, आप इसको फॉलो करिएगा तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज यू विल नॉट कम टू नो कि हमें शुरू कहाँ से करना है। कई बार केसेस के टाइटल देने होते हैं, तो आप केस को पढ़ने के बाद अपने मन से कोई टाइटल चुन सकते हैं, बिल्कुल, जितना अच्छा टाइटल चुनिएगा उतनी अच्छी बात, लेकिन आपका कोई भी टाइटल हो सकता है, उस पे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, राइट। एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं। पूरा केस स्टडी 20 जब
परीक्षा में पूछा जाता है तो 20 नंबर के लिए पूछा जाता है, राइट। यानी कि आपके आंसर में थियरीज, एप्लीकेशंस, जो प्रिंसिपल्स है वो मेंशन होने चाहिए, टीम से रिलेटेड है, ये लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड है, और जो भी आपको सही लगता है वो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। समझ में आया? कुछ एक केसेस तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक केसेस सक्सेस स्टोरीज पे बेस्ड होंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आप लोग क्लास आएंगे तब, ठीक है ना। उन सब पॉइंट पे मैं भी अटेंडेंस ले लेती हूँ। कुछ बच्चों का अभी भी ऑफ है, मैंने किनका किनका बोला था, 60, 59, 77 मैम ऑन है। अभी किया तुमने ऑन, ठीक है। 76, ओके, बस इतना ही काफी है। एक ऋषि है जो अभी तक जुड़ ही नहीं पाया ऑडियो से, तो अच्छा तुम्हारा है, ओके रहने दो, ठीक है। ओहो, ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ, क्लास में है वो। ठीक है, ठीक है। कुछ एक मैनेजमेंट में भी टॉपिक है जो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, उसके लिए आपका थियोरी भी क्लियर होना चाहिए और आप प्रैक्टिकली आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। केस स्टडी वन ऑफ देम, जैसे रोल प्लेइंग वन ऑफ देम, ठीक है ना, रोल प्लेइंग भी है। कंपनी हो यस, सकता क्या? है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, पार्ले जी का हो सकता है, रेड बुल का हो सकता है, वेस्टर्न का हो सकता है, एटलस का हो सकता है, नोकिया का हो सकता है। नोकिया का क्या है, अब एक टाइम में वो मोबाइल में राजा था, अब कहीं नहीं दिखता है ना। तो टोयोटा उस का भी पे हो सकता बिल्कुल टोयोटा का Yes. केस स्टडी है, हो क्या सकता है, मैं बताऊंगी तुम्हें टोयोटा का केस स्टडी, ठीक है ना। एटलस का हो सकता है, बहुत सारे कंपनी का हो सकता है, मारुति का हो सकता है। अभी तो मैंने बजाज का आपको एक बताया कि ये सिचुएशन था, उसको उन्होंने राजीव बजाज ने ऐसे डील किया कि कहीं कोई केसेस नहीं होने दिए उन्होंने, नहीं तो एक आदमी को निकालने पे कितना केस झेलना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे 2700 लोगों को फ्री में दे रहे हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे, उनको भी मालूम है, और कि बिना किसी केस, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, ये सिचुएशन ही है, विल टॉक अबाउट देम। द थिंग डिपेंड अपॉन दिस फैक्ट कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कोई और क्लास में जब कोई पढ़ा रहा होता है ना, तो उसके पास सबसे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होता है वो स्टूडेंट्स होता है, राइट। अगर स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लिया तो टीचर को मजा आएगा पढ़ाने में, नहीं तो कोई अलग से रिवाइटल खा के नहीं आते हम लोग कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हम पढ़ा देंगे, राइट। ठीक है, 1 2 3 यस मैम, यस Four. मैम, मैम नंबर roll number 3. Ma'am 3 present. 4 2 भी प्रेजेंट। 4 5 Yes Six. ma'am 5. ओके, जो मैं रोल नंबर तुम्हें लिखाया है ना, वो जब मैं बोलूं तो बोल देना एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि इधर से वो प्रेजेंट बोलने वाला है। 7 7 8 9 Present ma'am. 10 Present ma'am. 11 12 Present ma'am. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Present ma'am 24. 25 26 27 28 29 29 present ma'am. 30 31 Ma'am 32 यस 29 ma'am. हाँ हो चुका, मैं एक बार में सुनती हूँ मैं। 32 33 34 35 36 37 38 39 Yes ma'am, 39. 40 41 42 43 44 45 46
Present, ma'am. Okay, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 present, ma'am. 53, 54, 55, 56, 57, 58, Present, ma'am. 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 57 present. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Yes, ma'am. 76. absent, 77, Yes, ma'am. absent, 78, 78, 79, 80, 81, Ma'am, 81, ma'am. 82, 83, 84, 85, 86, 87, that's it. ठीक है, अटेंडेंस हो चुका है आप लोगों का, और इसके बाद एक क्लास और होगा हम लोग का ऑनलाइन। क्या कितने क्लासेस हैं हमारे भी ऑनलाइन? मैम मतलब जैसे प्रत्यय पहले बोला करता था कब ऑनलाइन होगा, कब ऑफलाइन होगा, कब क्लास शुरू होगा, कब क्लास शुरू होगा। राइट नो अब मुझे ऐसे लग रहा है यार क्लास शुरू हो जाए बस, क्योंकि ये 3-4 बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिमोटिवेशन होता है। यस, तो कितने क्लासेस हैं अभी हमारे? एक कैसे होगा? टुडे इज 20, ये फरवरी नहीं है, मार्च है, इसमें 31 डेज होते हैं। देख लो, मैम 3 होगा। मतलब 3 दिन ऐसे ही खेलना पड़ेगा। हाँ, अभिनव बोल रहा है यस मैम। यस, नो मैम, कब से आ रहे हैं आप लोग क्लास? नेक्स्ट आएंगे मंथ मैम से? 1 तारीख। ओके ठीक है, 1 को आएंगे। जब से भी ठीक है, आइए मैम। अच्छे से आइए, ठीक है ना, और पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछला बार तो निकल गया था बिना एग्जाम के, लेकिन इस बार एग्जाम देना पड़ा है। राइट। अच्छा, और गौरव एंड प्रत्यय एंड अदर स्टूडेंट जिसने मुझे मोटिवेशन का मांगा था, मैंने दिया था एक बच्चे को और बाकी भी बच्चे को दिया था, और बोला था अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। अभी मुझे 2-3 बच्चे मिल रहे थे, बोले थे नहीं मिला मैम मुझे। मैंने इसलिए आपके ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में मैंने जानबूझ। मैम तो बजे तक ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।